Miscellaneous exercise on chapter 9, question number 29. A person writes a letter to four of his friends. He asks each one of them to copy the letter and mail to four different persons with instruction that they move the chain similarly, assuming that the chain is not broken and that it costs rupees 50 paise to mail one letter. Find the amount spent on postage when 8 set of letter is mailed. देखिए एक पर्सन है, he writes a letter to four of his friends. एक पर्सन अपने चार दोस्तों को लेटर लिखता है. A person writes a letter to four of his friends. चार फ्रेंड्स को एक लेटर लिखता हो. He asks each one of them to copy the letter. पहले उसने एक लेटर लिखा, उसकी चार कॉपी बनाया और अपने चारों दोस्तों को सेंड कर दिया. फिर he asks each one of them to copy the letter and mail to four different persons. और ये इंस्ट्रक्शन के साथ में उनको मेल कर दिया कि हर एक आदमी चार डिफरेंट पर्सन्स को उसको और भी सेंड करे या मेल करे, विथ इंस्ट्रक्शन दैट दे मूव द चेन सिमिलरली. और उनको भी ये इंस्ट्रक्शन दे दे कि वो इसको इसी तरह से मूव, मतलब हर एक आदमी चार चार लोगों को लेटर भेज. एक आदमी ने चार लेटर लिखा अपने चार फ्रेंड्स को, उनको ये बोल दिया कि आप दूसरे चार लोगों को भेजे और उनको भी ये इंस्ट्रक्शन दे कि वो चार चार लोगों को लेटर भेजते जाए और ये चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए, चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए, चेन चलती रहे. अब देखिए, अज्यूमिंग दैट द चेन इज नॉट ब्रोकन, आपको अज्यूम करना कि चेन ब्रेक नहीं हो रही, वो चलती जा रही. दैट एंड दैट इट कॉस्ट 50 पैसे टू मेल वन लेटर, और आपको एक लेटर को मेल करने या उसको पोस्ट करने की जो कास्ट है वो 50 पैसे का खर्चा आता है, मतलब वो पोस्ट कार्ड वार्ड टाइप का होगा. फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन द पोस्टेज व्हेन 8 सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड. तो कितना अमाउंट इसके ऊपर स्पेंड हो गया वो अपने को कैलकुलेट करना है. व्हेन 8 सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड, आठवां सेट जो है वो मेल्ड हो गया. मतलब पहला सेट क्या था, 4 लेटर का था, फिर दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसा आठवां सेट जब मेल्ड हो गया तो टोटल अमाउंट कितना स्पेंड हुआ, इसमें जीपी बनेगी. फर्स्ट सेट के अंदर कितने लेटर गए, लेटर्स पोस्टेड या मेल्ड भी लिख सकते हैं, इन फर्स्ट सेट 4. फर्स्ट सेट के अंदर 4 लेटर गए. फिर सेकंड सेट के अंदर कितने लेटर जाएंगे, सेकंड सेट के अंदर ये 4 लोग हैं, इसने 1 2 3 4, अब ये एक एक आदमी फिर चार चार को भेजेगा. कितने हो गए, 4 8 12 16, 16 लेटर चले जाएंगे दूसरे साइड में, जाएंगे भाई 16. फिर लेटर्स पोस्टेड इन थर्ड सेट, सिक्सटीन लोग चार चार को भेजेंगे, 16 4 जा 64. अब ऐसा कर करके नहीं निकाल लेना आपको कि 8 सेट में कितने निकाल, इसकी सीरीज बनाना है, एपीजीपी बनाना और फिर उससे सॉल्व करना है, एंड सो ऑन. इससे भी आंसर आ जाएगा लेकिन वैसा नहीं करना है, अपने को एपीजीपी बना के करना है. तो पहले सेट के अंदर उसने 4 लेटर लिखा, उसमें से चारों लोगों ने फिर चार चार लेटर लिखे तो 16 लेटर चले गए, दूसरे सेट में पोस्ट हो गए. फिर थर्ड सेट में 64 हो गए, फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई, ऐसा 4 4 का मल्टीप्लाई होता जाएगा. तो 8 सेट जब रिलीज हो गया या पोस्ट हो गया, मेल्ड हो गया, तो कितना अमाउंट स्पेंड हुआ. इसमें कॉस्ट दी हुई है उसकी, वन लेटर की पोस्टिंग की कॉस्ट है 50 पैसे. तो पहले हम क्या करेंगे कि जितने टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है वो पोस्ट होगा, लेटर्स पोस्ट होगा, वो निकाल लेंगे और उसमें 50 पैसे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा. ठीक है, तो अब अपने पास में क्या आ गया, 4 16 64 डॉट डॉट. अब देखो इसको, सेकेंड टर्म अप टू 8 टर्म्स, ये कब तक आएगा, अप टू 8 टर्म्स, 8 टर्म्स तक ले जाना है आपको, बस याद आ रही.
8 टर्म्स, वो चेंज चलती रहेगी, लेकिन 8 टर्म में 8 सेट में कितना अमाउंट स्पेंड होगा वो निकालना, तो अप टू 8 टर्म्स तक के ले लिया। अब इसको देखो, 16 को 4 से डिवाइड करो 4, 64 को 16 डिवाइड करो 4, 4 का कॉमन रेशियो आ रहा है, मतलब ये जीपी में, आर इन जीपी है, ये जीपी में। जीपी की फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 4, कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो 4, एन इज इक्वल टू 8, तो एस 8 निकाल लेते पहले, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स मेल्ड इन 8 सेट इज इक्वल टू एस 8 हो जाएगा। देयरफॉर टोटल number of letters mailed in 8th set is equal to S8, ये होगा, इतने लेटर मेल्ड हो जाएंगे 8 सेट के अंदर, S8। अब S8 को अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला था जीपी की एन टर्म्स का, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की वैल्यू 4 है, 1 से बड़ी, आर प्लस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 when r is greater than 1। ये फॉर्मूला आपके पास में, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, तो इसमें n के प्लेस पे 8 रख दो, ये हो जाएगा आपका a कितना है, a देख लो, a है 4, r भी आपका 4 है, रेस्ट टू पावर n कितना है 8, माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, 4 माइनस 1, इसको सॉल्व करो, ये 4 रेस्ट टू पावर 8 करना पड़ेगा। अब 4 रेस्ट टू पावर 8 कितना था, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256 होता है 4 टाइम, 4 की पावर 4 करेंगे तो 256 होता है, इसमें 256 का और मल्टीप्लाई कर दो तो 4 की पावर 8 हो जाएगा ना। अच्छा 4 और 4 8, 256 इंटू 256 कर लो, 256 इंटू 256, 65536 आ जाएगा, 65536 इतना आ रहा भैया, 65536 माइनस 1, या मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे आप, अपॉन 4 माइनस 1 3, 4 इंटू इसमें से 1 माइनस कर लो, 65535 हो जाएगा अपॉन 3। ये कैंसिल होता है क्या, कैंसिल हो जाएगा ये, देखो 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19 और 5 24, सम 24 है तो 3 से हो जाएगा कैंसिल, करो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 1 बचेगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 1 8 4 5, 4 इंटू 2 1 8 4 5, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लो तो 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 18, 1 4 8 जा 32, 1 33 3, 4 1 जा 4 3 7, 4 2 जा 8, 87,380, इतने नंबर ऑफ लेटर्स पोस्ट हो जाएंगे जब 8 सेट जो है वो मेल हो जाएगा। 8वां सेट जब मेल होगा तो इतने लेटर चले जाएंगे। अब एक लेटर की कॉस्ट 50 पैसे दी हुई है, तो रेट दिया हुआ है, रेट 50 पैसे पर लेटर, इतनी कॉस्ट है। सो देयरफॉर टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन 8 सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड, देयरफॉर टोटल अमाउंट spent on 8th set is mailed,
जब 8 सेट मेल्ड हो जाएगा तो 50 इंटू 87380 पैसे, इतने पैसे हो जाएंगे। अब पैसे ज्यादा हो रहे हैं तो इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लो। 1 रुपीज में 100 पैसे होते तो 50% कितने रुपीज है, इसको 100 से डिवाइड कर देते रुपीज में आ जाएगा। ये रुपीज लिखता हूँ, 50/100, ये रुपीज हो गया। 87380, इसको सॉल्व कर लो। 0 0 कैंसिल, 1 0 और ये वाला भी कैंसिल कर लो। ये आया आपका रुपीज 5 इंटू 8738, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लो भाई। 5 8 जा 40, 0 4, 5 3 जा 15 प्लस 4 19 9 1, 5 7 जा 35 1 36 3, 5 8 जा 40 प्लस 3 43, 43,690 रुपीज लग जाएंगे। एक छोटा सा काम कर दो, 50 पैसे के लेटर, 4 लेटर लिख दो, 50 पैसे के 2 रुपए आप खर्चा कर दो, देश के 43,690 रुपए नाश हो जाएंगे। A man deposited rupees 10,000 in a bank at the rate of 5% simple interest annually. Find the amount in 15th year since he deposited the amount and also calculate the total amount after 20 years. दो चीज कैलकुलेट करना आपको। Find the amount in 15th year since he deposited the amount, जब उसने अमाउंट डिपॉजिट किया उससे 15 ईयर में कितना अमाउंट हो जाएगा उसका, और कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर, 20 साल बाद 20 ईयर्स बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा। दो चीज कैलकुलेट करना है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट, इसके अंदर मेरा 10,000 रुपीज उसने बैंक में डिपॉजिट किया एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट रिमेन द सेम फॉर एवरी ईयर, हर एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट जो रहता है वो सेम रहता है, वो बदलता नहीं, उतना का उतना ही रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है तो जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और फिर नया इंटरेस्ट मिलता है उसके, इसमें आपका वो एक जैसा रहेगा। 5% तो 5% ही रहेगा। जैसे 10,000 का 5% निकालेंगे तो 500 रुपए, तो 500 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा 15 साल 20 साल सबके लिए, हर साल 500 रुपीज ही मिलेगा। एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट में लिख देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट रिमेन द सेम फॉर एवरी ईयर। सिंपल इंटरेस्ट, simple interest remains the same for every year, हर साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सेम रहेगा। अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं अपन इसका। 10,000 रुपीज उसने जमा किया 5% के रेट से एनुअली, एक साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। याद आया, बहुत छोटी क्लास में पढ़ते होंगे आप, 6-7 क्लास में। प्रिंसिपल था 1000, 10,000, रेट 5%, टाइम 1 ईयर, एनुअली है तो 1 ईयर के लिए, अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लो भाई, 2 जीरो को कट कर दो, 5 1 जा 5, 5 में 100 का इंटू करेंगे तो ₹500। अब हर साल उसको 500 इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट फिक्स रहता है, लिख दिया मैंने ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम फॉर एवरी ईयर। जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है वो चेंज होते रहता है, वो ज्यादा बनता है। अब देखिए, तो अब अपन यहाँ वो बना लेते हैं लिस्ट। तो सबसे पहले उसने 10,000 ही है ना, हाँ 10,000 रुपीज उसने जमा किया बैंक में, इतने उसने डिपॉजिट किया। अब एक साल बाद वो कितने हो जाएंगे, 10,500 हो जाएंगे ना, 5% इंटरेस्ट मिलेगा। फिर अगले साल फिर उसको 500 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा फिक्स। किसके ऊपर मिलता है, वो इसी के ऊपर मिलता है जो शुरू में जमा करो उसके ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, वो इसके ऊपर मिलता है। एक पहले इसके ऊपर मिला, फिर इसके ऊपर जैसे जैसा बढ़ जाए तो वो बढ़ता जाता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट इसी के ऊपर, मतलब 500 रुपए बढ़ना है। 2 साल बाद 11, इसमें 5,500 और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 11,000 एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। अब इसको देखो,
10,500 में से 10,000 माइनस करें तो 500, 11,000 में से 10,500 माइनस करेंगे तो 500 500 आएगा कॉमन, आर इन एपी। तो ये एपी में आ गया, है ये एपी में। ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इज इक्वल टू हो गया ₹10,000। डी इज इक्वल टू 10,500 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 10,000 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा ₹500, है ना। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड द अमाउंट, जब उसने डिपॉजिट किया उससे 15वें साल में कितना अमाउंट हो जाएगा, तो A15 आपको निकालना पड़ेगा, अमाउंट इन 15th ईयर। देयरफॉर अमाउंट इन 15th ईयर इज इक्वल टू A15। देखो एक साल में अमाउंट इतना था, 2 साल में इतना हुआ, 3 में इतना, 4 में इतना, तो ऐसे 15 साल जब हो जाएंगे तो उसमें कितना होगा A15, A प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस 15 माइनस वन इंटू डी, इसमें वैल्यू रख दो। ए आपके पास में है 10,000 प्लस 15 माइनस वन 14 इंटू डी है 500, ये 10,000 प्लस 14 फाइव जा 70, 2 जीरो और 7,000 और प्लस कर दो, 10,000 प्लस 7,000 17,000 हो जाएगा, ₹17,000। मतलब 15 ईयर्स में जब उसने जमा किया, से 15 ईयर्स में उसका जो अमाउंट है वो 17,000 हो जाएगा 5% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से। अब आगे क्या बोल रहा है, आल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर, आफ्टर 20 ईयर में टोटल अमाउंट निकालना है। क्या बोल रहा है उसको, अमाउंट इन अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स, टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। नाउ टोटल अमाउंट आफ्टर 20 years, after 20 years is equal to S20। तो ये आपका एपी में है, तो n/2 Sn is equal to n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये है एपी के एन टर्म्स का सम, n इज इक्वल टू 20/2, 2 इंटू ए कितना है 10,000 है, प्लस n 20 माइनस वन इंटू डी कितना, डी है 500। इसको सॉल्व करो, 2 से 10 टाइम, ये 10, 2 10 जा ये 20,000 हो जाएगा, प्लस 19 इंटू 500, ये 10 है, 20,000, 19 5 जा 95, ये 10, 20,000 9,005 29,500। इसमें 10 का इंटू करें 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो ₹2,9,500, 00 का 000, 2,95,000 इतना हो जाएगा भैया टोटल 20 साल बाद, 2,95,000, 20 साल के बाद में इतना हो जाएगा टोटल सम ऑफ अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अ मैन्युफैक्चरर रिकन्स दैट द वैल्यू ऑफ अ मशीन विच कास्ट रुपीज हिम 15,625 will depreciate each year by 20%, find the estimated value at the end of the 5 year। क्या हो रहा है, एक मैन्युफैक्चरर है, रिकन्स दैट मतलब वो अनुमान लगाता है, ऐसा सोचता है, एस्टिमेट लगाता है, रिकन्स दैट मतलब एस्टिमेट लगाता है कि द वैल्यू ऑफ मशीन विच कास्ट रुपीज हिम 15,625, उसने 15,625 उसकी कॉस्ट थी उसकी मशीन की, विल डेप्रिसिएट ईच ईयर बाय 20, हर साल उसका जो रेट है वो 20% डेप्रिशिएट हो जाएगा। डेप्रिशिएट मतलब कम हो जाए, कोई भी मशीनरी रहती है तो उसका रेट कम होते जाता है। आप आज मोबाइल खरीद के लेके आओ और 1 साल बाद उसको बेचोगे तो उसका रेट कम हो जाएगा, तो 20% कम हो गया उसकी मशीन का, डेप्रिशिएट मतलब
कोई भी चीज जो चलने वाली जो चीजें रहती है, जो चलती है, उसका रेट कम होते जाता है। और जो चीज चलती नहीं है, जो खड़ी रहती है एक जगह, उसका रेट बढ़ते जाता है। जैसे जमीन जो होती है, जमीन स्टेबल होती है तो जमीन का रेट बढ़ता जाता है। आप बाइक ले लो, स्कूटी ले लो, या कोई भी चलने वाली चीज ले लो, मोबाइल ले लो, तो उसका रेट जो है वो कम होते चला जाएगा। तो ये 20% उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है हर साल। विल डेप्रिशिएट ईच ईयर, हर साल 20% उसका रेट कम, एक साल में 20% का, अगले साल फिर 20% का, 20% फिर उसको भंगार वाले को बेचना पड़ेगा आखिरी। फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो 5 साल जब खत्म हो जाएंगे, 5 साल के एंड में उसका एस्टिमेटेड वैल्यू कितने की बचेगी वो मशीन उसकी, जो जो उसने 15,625 में खरीदा, तो 5 साल के बाद उसकी कॉस्ट क्या रह जाएगी। चलिए देखिए, सबसे पहले उसने, उसको जो कॉस्ट थी उसकी मशीन की 15,625 थी पहले साल में। एक साल बाद 20% उसका रेट कम हो गया। तो 20% कम होने का मतलब कि आप कितना बचा हो, 80% बचे उसकी कॉस्ट। जैसे मान लीजिए मशीन की कॉस्ट 100 रुपीज थी, अब एक साल बाद 20%, 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपीज कम होगी, तो कितनी बचेगी, 80 रुपीज बचेगी अब। फिर और उसमें 20% इसका, 80 रुपीज का 20%, ऐसा ऐसा कम होते होते हर साल, तो 5 साल के एंड में कितना हो जाएगा। तो अब जब 20% डेप्रिशिएट हो रहा है, तो आप कितनी बचेगी, एक साल बाद उसकी कॉस्ट बचेगी 15,625 इंटू 80%, इसका 80% बचेगा, बस 80/100, इतनी बचेगी उसकी कॉस्ट। 20% कम हो गया तो 80% ही बची। जैसे 100 में से 20 रुपीज कम होगा, 20% 80 बचा था, ऐसे इसका 80%। फिर 2 साल बाद इसका और 80%, ये जो अब इतना इतना बचा अभी, इसका 20% और कम हो जाएगा तो 80% और, इसका भी 80%, इसका 15,625 इंटू 80/100, इतना एक साल बाद, इसका और 80% बचेगा, बस 80/100, एंड सो ऑन। ये 3 टर्म सफिशियंट है। समझ में आ रही बात। पहले इतनी कॉस्ट थी उसकी, फिर एक साल बाद 20% कम होगी तो 80% बची, इतनी। फिर अभी इतना बचा है एक साल बाद, फिर 2 साल बाद और इसमें 80% कम हो जाएगा, या सॉरी 20% कम हो जाए तो 80% बचेगा, 80% 80/100 से, और एंड सो ऑन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। अब ये अभी देख लो, ये जीपी में ये वाली सेकंड टर्म, इसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर, इससे डिवाइड कर, ये कैंसिल हो जाएगा, 80/100 आएगा। ये वाली टर्म को इससे डिवाइड करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 80/100, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 80/100 आएगा। देखो यहाँ भी 80/100 आया था, यहाँ भी 80, मतलब कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि जीपी में, आर इन जीपी, ये आपका जीपी में। तो ए इज इक्वल टू ₹15,625, आर इज इक्वल टू सेकेंड टर्म 625 इंटू 80/100, इसको आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो 15,625 से, तो ये कैंसिल हो गया, 80/100 बचा। 80/100 को और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये आ गया आपका 4/5, इसको 4/5 बोल दिए। 80/100 भी रहने दे सकते थे, ये रेट ये आ गया आपका, ये लेस देन 1 है ना। तो अब क्या बोल रहा है वो कि एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर, एट द एंड ऑफ 5 ईयर देखना आप, एक साल बाद इतनी बची, 2 साल बाद इतनी बची, 3 साल, ऐसा। तो ये क्या है, ये जीपी का जीवन है, ये G2 है, G3 जी, तो 5 साल के एंड में अपने क्या निकालना पड़ेगा, G5 निकालना पड़ेगा। सो देयरफॉर द एस्टिमेटेड वैल्यू, द एस्टिमेटेड वैल्यू at the end of 5 year, at the end of 5 years is equal to G5। 5 साल के एंड में वो G5 बचेगा, और G5 को क्या बोलते हैं अपन, AR⁵5। G5 के लिए AR⁵5, A की वैल्यू है 15,625 इंटू आर कितना है 4/5 की पावर 5। इसको सॉल्व कर लो भैया, तो पता चल जाएगा कि 5 साल बाद उसकी मशीन की कीमत लगेगी कितनी है, कितनी बचेगी। 15,625 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5
इंटू 4/5 और एक बार और 4/5 करो इसको सॉल्व। 5 से कैंसिल करो। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर वाले 5 से और कर लो। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर ये वाले 5 से कर लो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर ये वाले 5 से कर लो। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ये वाले 5 से कर लो। 5 टाइम सब नीचे का सब कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, एक 5 बचा इंटू 4 कितना टाइम बच रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 64 में 4 का इंटू कर 256, 256 में 20 का इंटू कर लो, ये 20 हो जाएगा और ये 256 हो जाएगा। 20 इंटू 256, एक जीरो, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 1 11, 2 2 जा 4 1 5, ये आ गया 5120 रुपीज। 5120 5120 रुपीज की बचेगी उसकी मशीन। खटारा खटारा हो जाएगी 5 साल में। 5120 रुपीज रह जाएगी 5 साल के एंड में। 20% डेप्रिसिएशन लग रहा है उसके ऊपर। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डेप्रिशिएट होता है, घसारा कहते हैं उसको, रेट उसका कम होते जाता है। हिंदी में घसारा बोलते हैं, घसारा एक वर्ड होता है। डेप्रिशिएशन डेप्रिशिएट होके 5 साल के एंड में इतना हो जाएगा 5120 रुपीज की बचेगी वो मशीन। क्वेश्चन नंबर 32, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 150 workers were engaged to finish a job in a certain number of days. 4 workers dropped out on second day, 4 more workers dropped out on third day, and so on. It took 8 more days to finish the work. Find the number of days in which the work was completed. देखिए, 150 workers were engaged to finish a job in a certain number of days. 150 वर्कर्स को एंगेज किया गया किसी जॉब को फिनिश करने के लिए, किसी काम को कंप्लीट करने के लिए सर्टेन नंबर ऑफ डेज के अंदर, कितने फिक्स डेज में आपको इतना काम कंप्लीट करना है, उसके लिए 150 वर्कर्स लगाए गए। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकेंड डे, अगले दिन 4 वर्कर ड्रॉप्ड आउट। ड्रॉप्ड आउट मतलब काम छोड़ के भाग गए, ज्यादा काम ले लिए होंगे उन्होंने तो काम छोड़ के भाग गए। 4 मोर वर्कर ड्रॉप्ड आउट ऑन थर्ड डे, पहले दिन 150 वर्कर ने काम करे, दूसरे दिन 4 भाग गए उसमें से। फिर 4 more workers dropped out on third day. On second day, 4 workers are dropped out on second day. पहले 150 वर्कर ने काम किया फर्स्ट दिन, दूसरे दिन 4 वर्कर काम छोड़ के भाग गए। 4 more workers dropped out on third day. फिर थर्ड डे, तीसरे दिन 4 और भाग गए, एंड सो ऑन। और ये चेन चल रही है, 4 वर्कर रोज काम छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पहले 150 थे, तो इट टुक 8 more days to finish the work. अब ऐसा होने से क्या हुआ कि वो जो वर्क पहले सर्टेन नंबर ऑफ डेज में फिनिश होना था, मतलब अंदाज लगाया होगा 20 दिन 25 दिन 30 दिन में कंप्लीट हो रहा है, अब 4 वर्कर, किस हिसाब, कैसा हिसाब लगाया गया कि 150 वर्कर्स काम करेंगे तो 30 दिन में कब काम खत्म हो जाए। लेकिन उनको ये नहीं पता था काम कराने वालों को कि हर दिन 4 वर्कर काम छोड़ छोड़ के भागेंगे। तो इस तरह से इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश। ऐसा होने से उनका जो काम है वो 8 दिन लेट हो गया, 8 ज्यादा डेज उसमें लगा। मतलब पहले अगर 30 डेज लग रहे थे तो 38 डेज लगे होंगे। क्यों? क्योंकि 4 वर्कर कम होते जा रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। तो आपको वो नंबर ऑफ डेज निकालना जिसमें वो काम कंप्लीट हुआ। काम तो कंप्लीट करना है, लेकिन उसको कंप्लीट होने में कितने डेज लगे इस सिचुएशन, जब 4 वर्कर रोज काम छोड़ के भागे। सिचुएशन समझ में आ रही है आपको? किसी ने 150 वर्कर्स को एंगेज किया सर्टेन नंबर ऑफ डेज में, फिक्स नंबर ऑफ डेज में काम को कंप्लीट करने के लिए। तो अपन सपोज कर लेते हैं कि लेट द वर्क बी कंप्लीटेड इन एन डेज, एन डेज में काम कंप्लीट होगा, ये अपन सपोज कर लेते हैं। अब 4 वर्कर, एक दिन बाद दूसरे दिन 4 वर्कर काम छोड़ के भाग गए, तीसरे दिन 4 और भाग गए, चौथे दिन 4 और 4 और, ऐसा 4 करके काम छोड़ते चले गए। तो इस वे में वो काम तो कंप्लीट हुआ, लेकिन उसमें 8 दिन ज्यादा लग गए। तो आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड, कितने दिन में वो काम कंप्लीट हुआ। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा लिखते जाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा ये। लेट द वर्क बी कंप्लीटेड इन 8 डेज, लेट द वर्क
be completed in n days। ने सपोज कर लिया कि वो जो वर्क है वो n डेज में कंप्लीट हुआ, देन n की वैल्यू आपको निकालना है। सबसे पहले दिन 150 वर्कर ने काम किया, फिर 4 वर्कर दूसरे दिन काम छोड़ के भाग गए तो 146 बचे होंगे, फिर और 4 भाग गए 142, ऐसा ये चेन चल रही है, 4 4 का डॉट डॉट। अब इसको देखो, अप टू एन डेज, जब तक कि वो काम कंप्लीट नहीं हो गया, जब तक ये चेन चलती रही है, काम तो चलता रहेगा अप टू एन डेज। अब इसको देखो, 146 में से 150 माइनस करो तो -4, 142 में से 146 माइनस करो -4 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि आर इन एपी, ये एपी में। तो ए इज इक्वल टू हो गया 150, डी इज इक्वल टू हो गया 146 माइनस 150, ये हो गया -4। एन इज इक्वल टू एन है, एन इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ डेज एन। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर एन डेज, तो एन डेज में कितने वर्कर ने काम करे वो निकाल लेते हैं एस एन। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर एन डेज, अगर वो काम एन डेज में कंप्लीट हुआ तो उसमें कितने वर्करों ने काम किया वो निकालते हैं, इज इक्वल टू एस एन। एस एन 150 फिर प्लस 140 146 140 सबको प्लस कर देंगे, तो एस एन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ने काम किए एन डेज के लिए। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है एपी का, एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें वैल्यू रख दो। एन अपने को पता लगाना है 2, ए की वैल्यू है 150 प्लस एन मालूम नहीं है इंटू डी -4। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, एन अपॉन टू, ये 300 हो जाएगा 150 इंटू टू, -4 का इंटू करो -4n माइनस माइनस +4। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो एन अपॉन टू 300 प्लस 4 304 -4n, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, n अपॉन टू इंटू यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 152, 152 बचेगा, -2 कॉमन निकाल लेते हो 2n, n2 करके देख लो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 1 जा 2 और 1 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया n इंटू 152 माइनस 2n, इतना आया। यहाँ से 2 और कॉमन निकाल लो, 2 और कॉमन निकल जाता है, 4 निकाल सकते थे वहां से कॉमन, चलो जान दो और निकाल लो 2, तो ये 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 माइनस n, 76 माइनस n इंटू 2n। तो इतने वर्कर ने काम किए एन डेज में, एन डेज में इतने वर्कर ने काम किए। अब दूसरी सिचुएशन देखो, इफ द वर्कर डू नॉट ड्रॉप आउट, अगर वो वर्कर काम छोड़ के नहीं भागते तो देन द वर्क वाज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में कंप्लीट हो जाता। अभी एंड डेज लग रहे हैं काय के लिए, जब कोई भी वर्कर काम छोड़ के, जब 4 4 वर्कर काम छोड़ के भागे, अगर कोई भी वर्कर काम छोड़ करके नहीं जाता, पूरे हर दिन 150 वर्कर काम करते तो कितना टाइम लगता, अभी एन लगा तो फिर n-8 लगता लगता ना। तो एक दूसरी सिचुएशन इसकी, if the worker do not drop out then the work was completed in n-8 days। if the workers do not drop out then the work was completed in n-8 days। if the workers do not drop out, अगर वर्कर्स काम छोड़ के नहीं भागते then the work was completed in n-8 days, तो वर्क जो है वो n-8 डेज में कंप्लीट हो गया होता, मतलब जितना टाइम लगा उससे 8 दिन कम लगते, ये 8 दिन ज्यादा लगे उस काम को। कब, जब वो 4 4 वर्कर काम छोड़ के भाग रहे थे तो 8 दिन उसको ज्यादा लगे, अगर वो काम छोड़ के नहीं भागते तो 8 दिन पहले हो जाता।
तो अपन ने सपोज करें कि काम जो है 8 दिन में कंप्लीट हुआ। कब? जब वो 4-4 वर्कर काम छोड़ के भाग रहा। अगर वो नहीं छोड़ के भागते तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो गया होता? n-8 डेज में। तो n-8 डेज में जितने वर्कर काम करेंगे और n डेज में जितने वर्कर ने काम करे वो इक्वल रहेंगे। मतलब n डेज में ज्यादा वर्करों ने काम करे, जितने वर्कर ने काम किए, चार चार वर्कर का। अब n-8 डेज में अगर काम कंप्लीट हो जाता तो नंबर ऑफ वर्कर तो उतने ही रहते, तो नंबर ऑफ वर्कर विल बी इक्वल फॉर n डेज एंड n-8। ये बात आपको समझ में आ रही क्या? जितने देखो n डेज के अंदर इतने वर्कर ने काम करे, अब n-8 डेज में भी इतने ही वर्कर काम करे, नंबर ऑफ वर्कर सेम रहेंगे। इसमें बस दिन ज्यादा लग गए आपको, इसमें दिन कम लगे, लेकिन नंबर ऑफ वर्कर आपके इक्वल होंगे, तभी वो काम इक्वल होगा। तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर n डेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर n-8 डेज। बात समझ में आ रही है आपके? अब इसमें जैसे चार चार वर्कर काम छोड़ के भाग रहे थे, टोटल करे अपन ने वर्कर का तो इतना आया, लेकिन इसमें 8 दिन ज्यादा लग गए। अब ये वाली सिचुएशन में 8 दिन कम लगेंगे, लेकिन हर दिन 150 150 150 वर्कर काम करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर इसके लिए n-8 डेज के लिए और n डेज के लिए इक्वल रहेंगे। नाउ बस यही सिचुएशन है इसके अंदर। नाउ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर n days is equal to total number of workers, total number of workers for n-8 days। n डेज में भी उतने ही वर्कर काम करेंगे और n-8 डेज में भी उतने ही वर्कर काम करेंगे। n-8 डेज में क्या होगा कि 150 ने काम किए, और n डेज में क्या होगा? चार वर्कर काम छोड़ के भागे, लेकिन काम नंबर ऑफ वर्कर उतने ही रहेंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर n डेज अपन ने निकाल चुके अपन, ये 22 इंटू 2n इंटू 76 माइनस n इजिकल टू n-8 डेज में कितने वर्कर काम करेंगे? हर दिन कितने? n-8 डेज में जब काम कंप्लीट होगा तो कोई वर्कर काम छोड़ के नहीं भागेगा, तो n-8 डेज में कितने वर्करों ने काम किए होंगे? जैसे ये 50 दिन है और हर दिन 150 काम करेंगे, तो टोटल वर्कर कितने? 150 इंटू दिस, तो इसमें आप 150 का मल्टीप्लाई कर लो। n-8 डेज में कितने वर्कर काम करेंगे? इतने। 150 इंटू n-8। समझ में आ रही है आपको? n-8 डेज में टोटल 150 का मल्टी, इतने वर्कर n-8 डेज में काम करें और n डेज में इतने, और ये दोनों इक्वल रहे। अब इसको सॉल्व कर लेते तो n की वैल्यू आ जाएगी। करो इसको सॉल्व। ये 2 से इसको 75 टाइम कैंसिल कर लो, बस आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा n इंटू 76 माइनस n इज इक्वल टू 75 इंटू n-8। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 76n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 75n माइनस 75 में 8 का करो, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, सॉरी जी निकल गए, और 8 7 जा, 8 7 जा कितना? 8 5 जा 40, 4 0 4, 8 7 जा 56 प्लस 4 60, 600। इधर शिफ्ट करके ले आओ सबको। माइनस एन स्क्वायर प्लस 76n माइनस 75n माइनस 600 का प्लस 600 इज इक्वल टू 0। माइनस एन स्क्वायर प्लस n प्लस 600 इज इक्वल टू 0। -1 का इंटू कर लो फर्स्ट क्वांटिटी को, पॉजिटिव n स्क्वायर माइनस n माइनस 600 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, एक्स इज इक्वल टू एन है। तो आप माइनस एन को दो पार्ट्स में ऐसा स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 600 एन स्क्वायर हो जाए और प्लस करने पर माइनस है। तो 24 और 25 प्रोडक्ट इसका नेगेटिव, मतलब एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव, लेकिन सम नेगेटिव का मतलब एक बड़ा नंबर नेगेटिव होगा और छोटा पॉजिटिव होगा। तो माइनस 25n और प्लस 24n ले लो, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। 24 इंटू 25, 25 4 जा 100, 10 बचेगा, 25 टू जा 51 6, 50 और 10 60, 600 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने, प्लस करेंगे तो माइनस n आ जाएगा। तो ये होगा आपका n स्क्वायर माइनस 25n
प्लस 24 है, माइनस 600 इज इक्वल टू 0। चेक करके देख लो, माइनस 25n में 24n का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 600n स्क्वायर आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस है। दो में से कॉमन निकाल लो, यहाँ से n कॉमन निकालो तो n माइनस 25 प्लस यहाँ से 24 कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 25 आ जाएगा। 24 इंटू 25 करेंगे 600। n माइनस 25 का ब्रैकेट कॉमन निकाल लो, यहाँ बचा n प्लस 24 इज इक्वल आइदर n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और n plus 24 is equal to 0. So n is equal to 25 और n is equal to minus 24. इसको रिजेक्ट कर दो आप, क्योंकि नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, बट n is equal to minus 24 not admissible, not admissible, not admissible मतलब not permitted, ये रिजेक्ट हो जाएगा। Therefore n is equal to 25 days। 25 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा भैया, 4 वर्कर रोज काम छोड़ के भागेंगे तब भी 25 डेज लगेंगे उसको। तो ऐसा क्वेश्चन था ही। आपको यदि ये इसके फैक्टर्स तोड़ने में दिक्कत हो फिर आप इसको फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपके पास में। ओके बाय।